एक गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। गोपाल एक सीधा साधा व्यापारी था और उसकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। अपने मेहनत से वो इतना कमा लेता था कि उसके परिवार का गुजारा अच्छे से चल सके। गोपाल पूरी ईमानदारी के साथ अपना व्यापार करता था। एक दिन सुबह सुबह की बात है, गोपाल ने ईश्वर का नाम लिया और अपनी दुकान खोली। रोज की तरह उसने दुकान में रखे कपड़ों के थानों को सही तरीके से सजाना शुरू किया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि 3 आदमी दुकान में दाखिल हुए। उन लोगों ने बहुत ही महंगे वस्त्र पहने हुए थे और देखने में वे घमंडी लग रहे थे। दुकान में आकर वे गोपाल से कहने लगे कि उन्हें कुछ कीमती कपड़ा दिखाया जाए। अचानक उनकी नजर दुकान के एक कोने में रखे रेशमी कपड़े पर पड़ी। उन्होंने गोपाल से कहा कि वो कपड़ा लाकर दिखाए। गोपाल ने वो रेशमी कपड़ा उठाकर उनके सामने फैला दिया। कपड़ा देखकर तीनों बहुत खुश हुए। फिर उनमें से एक व्यक्ति गोपाल से कहने लगा, ये कपड़ा तो बहुत ही शानदार है। हम जानना चाहते हैं कि तुम इसे कहां से लाए हो। हम सुबह से इस बाजार में घूम रहे हैं लेकिन ऐसा कपड़ा कहीं नहीं मिला। हम इसी की तलाश में थे और तुम्हारी दुकान तक आप पहुंचे। गोपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये कपड़ा मेरी दुकान में पुराने माल में से बच गया था। असल में ये इतना महंगा है कि मेरे ग्राहक इसे खरीदने की हैसियत नहीं रखते, इसलिए अब तक इसे किसी ने नहीं खरीदा। इतना सुनते ही तीनों आदमी वो कपड़ा उठाकर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल गए। गोपाल उनके पीछे दौड़ा और कहने लगा, अरे भाई, इस कपड़े की कीमत तो देते जाओ। उन तीनों में से एक आदमी ने रुककर कहा, भाई तुम कल राजमहल में आ जाना। हम नगर के राजा के राज्य दरबारी हैं। वहां आकर हमारा पता मालूम कर लेना और कपड़े की कीमत ले जाना। गोपाल ये बात सुनकर हैरान और परेशान हो गया। वो समझ गया था कि इन लोगों से कपड़े की कीमत वसूल करना आसान नहीं होगा। जब वे लोग चले गए तो गोपाल वापस अपने काम में जुट गया। जैसे तैसे करके वो दिन बीत गया। अगले दिन सुबह गोपाल ने निश्चय किया कि सबसे पहले राजमहल जाकर अपने कपड़े की कीमत वसूल करेगा। जब वो महल की तरफ जा रहा था तो मन ही मन सोच रहा था कि आज तो अपने कपड़े के अच्छे दाम वसूल कर ही लूंगा। लेकिन असलियत से वो बिल्कुल अनजान था। जब गोपाल राजमहल पहुंचा तो उसने देखा कि महल के चारों ओर सख्त पहरेदारी थी। गोपाल पहरेदार के पास गया और उसे कल की सारी बात बताई। उसने उन तीनों आदमियों का हुलिया बताते हुए उनके बारे में पूछा जो उसकी दुकान से कपड़ा लेकर गए थे। पहरेदार ने गोपाल की बात सुनकर कहा, तुम कल आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। गोपाल सोच रहा था कि आज ही कपड़े की कीमत मिल जाएगी, लेकिन यहाँ के हालात देखकर वो मायूस होकर घर लौट गया। अगले दिन फिर वो अपनी रकम मांगने के लिए राजमहल पहुंचा। इस बार भी पहरेदार ने उसे टालते हुए कहा, तुम 1 हफ्ते के बाद आना। गोपाल का मन उदास हो गया लेकिन फिर भी उम्मीद लिए घर लौट आया। जब 1 हफ्ते बाद वो फिर से राजमहल पहुंचा तब भी उसे इसी तरह बहाने बनाकर वापस लौटा दिया गया। अगली बार जब गोपाल महल पहुंचा तो उसने पहरेदार से कहा, मैं पिछले कई हफ्तों से अपनी रकम के लिए यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ता है। तब उन पहरेदार में से एक नेक दिल पहरेदार उसे एक कोने में ले गया और कहने लगा, भाई तुम तो बहुत ही सीधे साधे इंसान लगते हो। जिन राज दरबारियों को तुम ढूंढ रहे हो उन्होंने हमें तुम्हारा हुलिया बताकर आदेश दिया है कि अगर शक्ल सूरत का कोई आदमी अपनी रकम लेने आए तो उसे आज कल का वादा करके टालते रहे जब तक कि वह थक कर हार ना मान ले। इसीलिए सोचो तुम कब से चक्कर लगा रहे हो लेकिन अब तक तुम्हारी रकम का कोई अता पता नहीं। मेरी मानो तो अब इस सिर दर्द को छोड़ दो और अपने कपड़े की कीमत भूल जाओ। गोपाल ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने ना तो वो कपड़ा चुराया था और ना ही बेईमानी से बेचा था जो मैं उसकी कीमत भूल जाऊं। मैं यहाँ पर कोई भीख मांगने नहीं आता, मैं अपने हक का पैसा मांगता हूँ। मैं रोज रोज यहाँ आकर नहीं परेशान हो सकता। अगर राजा के कर्मचारियों ने मेरी कमाई नहीं दी तो मैं सीधे महाराज के पास जाकर शिकायत करूंगा। पहरेदार ने उसे समझाते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें सच्चाई बता दी है, अब तुम्हारी मर्जी जैसा चाहो करो। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूँ, अगर अपनी खुशी और सलामती चाहते हो तो अपने कपड़े की कीमत भूल जाओ। पहरेदार की बातें सुनकर गोपाल का दिल बैठ गया पर फिर भी वो वहां से मन मसोस कर लौट गया।
इसके बावजूद गोपाल ने हार नहीं मानी और राज महल के चक्कर लगाता रहा। गोपाल उन राज दरबारियों के बारे में पूछता रहा, लेकिन उसे कुछ भी पता न चल पाया। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसे यकीन था कि एक दिन उन राज दरबारियों को बाजार में ढूंढ ही निकालेगा और अपनी रकम वसूल करेगा। गोपाल का ये अंदाजा सही साबित हुआ। कुछ दिन बाद जब गोपाल अपनी दुकान बंद करके बाजार से गुजर रहा था, उसने देखा कि वही तीनों आदमी घोड़े पर सवार होकर तेजी से जा रहे थे। गोपाल ने तेजी से उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए नमस्कार किया और उनसे अपने कपड़े की कीमत के बारे में बात की। तीनों ने उसकी बात सुनकर जोर जोर से ठहाके लगाए। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? कौन सा कपड़ा और कैसी रकम? गोपाल ने बड़ी विनम्रता से पूरी घटना बताई और अपनी दुकान की पहचान भी दी। एक आदमी ने हंसते हुए कहा, हम तुम्हारे उस मामूली से कपड़े के लिए ही रह गए हैं। अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हम सिर्फ आदेश करते हैं और वह चीज हमारे सामने हाजिर हो जाती है। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम तुम जैसे मामूली दुकानदार से कपड़ा खरीदे। इतना कहकर वो अपने घोड़े की लगाम की आगे बढ़ने लगे। गोपाल ने देखा कि उसकी रकम डूब जाएगी और अब उस पर झूठ बोलने का आरोप भी लग सकता है। उसने तेजी से आगे बढ़कर एक आदमी के घोड़े की लगाम पकड़ ली और उसे नीचे खींच लिया। अगले ही पल दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। बाकी दोनों आदमी कुछ दूर निकल गए थे, लेकिन शोर सुनकर वे वापस लौटे और तीनों ने मिलकर गोपाल की जमकर पिटाई की। अपने साथ होने वाले इस अत्याचार को गोपाल बर्दाश्त ना कर सका और उसने भी उनमें से एक आदमी के चेहरे को नोच लिया। इस हाथापाई में उन तीनों आदमियों को भी कुछ चोटें आ गई। इस झगड़े के बाद वे तीनों घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग गए। गोपाल बेचारा जख्मी हालत में वापस अपने घर लौट आया। जब गोपाल की पत्नी ने उसकी हालत के बारे में पूछा तो गोपाल ने सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी और कहने लगा, देखो वैसे तो मैं जख्मी हूँ, परंतु मैं खुश हूँ कि मैंने राजा के दरबारियों का मुकाबला किया। अगर मैं ऐसा ना करता तो मन ही मन में कुढ़ता रहता। इसके बाद कुछ दिनों तक गोपाल अपने घर पर ही रहा और उसकी पत्नी ने उसकी देखभाल की, जिससे उसकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ठीक हो जाने पर गोपाल फिर से अपनी दुकान की ओर चल पड़ा। दुकान में पहुंचने के बाद वो अपने सामान को ठीक से लगाने लगा। तभी नगर के कोतवाल के 2 सिपाही उसकी दुकान पर आ खड़े हुए। गोपाल ने पूछा, क्या काम है भाई? वे कहने लगे, तुम्हें हमारे साथ चलना है, सब बातें अपने आप मालूम हो जाएंगी। गोपाल उन सिपाहियों के साथ नगर के कोतवाल के पास पहुंच गया। वहां पहुंचने पर गोपाल ने देखा कि कोतवाल उसे घूर रहा था। गोपाल ने पूछा, हुजूर मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है? कोतवाल इस तरह के सवाल सुनने का आदी नहीं था। वो भड़क कर कहने लगा, अच्छा बड़े मासूम बनते हो, जैसे कुछ जानते ही नहीं। भूल गए अभी कुछ दिन पहले ही तुमने महल के कुछ राज दरबारियों के साथ मारपीट की थी। तुम तो उन्हें जान से ही मार देते। तुमने ऐसे सम्मानित लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है। गोपाल कहने लगा, मैं तो सिर्फ अपने कपड़े की कीमत पाना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने देने से मना कर दिया। वे 3 थे और मैं अकेला। उन्होंने मुझे मारा पीटा ना कि मैंने उन्हें कोतवाल कहने लगा, तुमने बड़ी गलती की है। क्या एक मामूली सा कपड़ा तुम उन लोगों को तोहफे के रूप में नहीं दे सकते थे? क्या राज महल के दरबारियों के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? गोपाल ने देखा कि उसे ही अपराधी ठहराया जा रहा है तो वो कहने लगा, कोतवाल साहब वे तीनों कपड़ा खरीदने के इरादे से मेरी दुकान पर आए थे, ना कि अपने लिए तोहफा लेने के लिए। मैं तो कि चक्कर लगाता रहा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कई दिनों के बाद इन्हें बाजार में देखा तो इन्हें रोककर अपने कपड़े की कीमत मांगने लगा। ये लोग कहने लगे कि क्या तुम पागल हो गए हो? हमने तुमसे कोई कपड़ा नहीं खरीदा हुजूर, अब आप ही बताइए। अगर किसी को तोहफा चाहिए तो वो क्या ऐसा व्यवहार करेगा? कोतवाल कहने लगा, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या किया, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि तुमने राज दरबारियों से उलझकर उनका अपमान किया है, इसीलिए तुम्हें कारागार में भेजा जाएगा और तुम्हारी दुकान को भी जब्त कर लिया जाएगा। तुम्हारी ये सजा देखकर बाकी लोगों को भी सबक मिलेगा और फिर से कोई भी राज
दरबार के दरबारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेगा। गोपाल ने जब ये सुना तो उसकी आंखों के आगे मानो अंधेरा छा गया। कोतवाल एक बार फिर से कहने लगा, क्योंकि तुम मुझे एक बहुत ही सीधे साधे आदमी लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें कारागार में नहीं डालूंगा। महाराज को इसके बारे में मैं खुद ही देख लूंगा, लेकिन तुम्हारी दुकान में रखी हुई संपत्ति हर हालत में जब्त की जाएगी। तुम्हारी दुकान में जितना भी माल पड़ा है, अब तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है, इसीलिए अब जाओ और अपनी पत्नी और बच्चों की फिक्र करो। गोपाल बेचारा बहुत ही दुखी और मायूस हो चुका था। इसी हालत में वह अपने घर पहुंचा। अगले दिन गोपाल की दुकान पर कोतवाल के भेजे हुए सैनिक आए। उन्होंने उसकी दुकान में जितना भी माल था वो जब्त करके अपने साथ ले गए। गोपाल अब बिल्कुल खाली हो गया था। वो मायूस था, लेकिन सोच रहा था कि जैसे भी हो गुजारा तो करना ही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, उसे अपने परिवार का पोषण तो करना ही है। कुछ सोचकर गोपाल अपने व्यापारी दोस्तों के पास गया और उनसे कुछ धन उल्ले आया। उस धन से गोपाल ने कुछ कपड़ा खरीदा और वापस अपनी दुकान में लौट आया। वो एक बार फिर से दुकान चलाने की कोशिश करने लगा। गोपाल को विश्वास था कि वो अपने व्यापार को अच्छे से चला पाएगा और साथ ही अपने व्यापारी मित्रों से लिए हुए धन को भी वापस कर सकेगा। लेकिन किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि छोटी सी दुकान से वो अपने घर का खर्च तो जैसे तैसे चला पाया, लेकिन व्यापारियों का कर्ज वापस नहीं कर सका। कुछ व्यापारी जिनको गोपाल पर विश्वास था तो कर्ज मांगने नहीं आए, लेकिन एक दो व्यापारी ऐसे भी थे जो अपना कर्ज वापस पाने के लिए बेसब्र हो रहे थे। वे लोग प्रतिदिन गोपाल के यहाँ आने लगे और गोपाल से रोज अपना कर्ज मांगने लगे। बेचारा गोपाल शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेता, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। गोपाल सोचने लगा, आखिर कब तक मैं कर्जदार को टाल रहूंगा। उसे ने लगा कि अब ज्यादा दिन तक वो इन लोगों का सामना नहीं कर सकता, ना ही उनसे और अधिक समय मांग सकता है। इसीलिए गोपाल ने एक फैसला किया कि कुछ दिनों के लिए वो अपनी दुकान बंद कर देगा, ताकि कर्ज वसूल करने वालों से कुछ दिनों के लिए वो बच सके। ये सोचकर उसने अपनी दुकान बंद की और कुछ और काम करने का निश्चय किया। गोपाल गांव से बाहर एक चक्की वाले को जानता था, जो किसी जमाने में उसके पिता का मित्र था। जब गोपाल उस चक्की वाले के पास पहुंचा तो उसने सारी घटनाएं बताई। उसने चक्की वाले से प्रार्थना की, मुझे अपने पास कुछ दिनों के लिए मजदूर का काम करने दे। चक्की वाले ने गोपाल की सारी बातें सुनकर कहा, बेटा, मुझे तुम्हें अपने पास काम पर रखने में कोई परेशानी नहीं है। तुम जब तक मर्जी हो यहाँ पर काम कर सकते हो, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है, क्या तुम इतना कठोर परिश्रम कर पाओगे? क्या तुम आटे की बोरियां उठा उठाकर इधर उधर रख सकोगे? गोपाल के पास अपनी इज्जत बचाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वो कहने लगा, मैं हर तरह का मुश्किल काम करने को तैयार हूँ। मुझे कुछ दिनों के लिए ये सब काम मुश्किल लगेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इनकी आदत पड़ जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों में हालात सुधर जाएंगे और मैं फिर से अपने पुराने काम पर लौट जाऊंगा। इसी दिन गोपाल उस चक्की में काम करने लगा। इस तरह का कठिन परिश्रम करने का वो आदी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बड़ी खुशी से बन गया। कुछ दिनों तक वो अपने कर्ज वसूल करने वालों का सामना करने से बचा रहा। अब वो रात को थका हारा अपने घर लौटता था। एक दिन की बात है जब वो चक्की पर बहुत मेहनत से काम कर रहा था। उसे चक्की के सामने कुछ शोरगुल और लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से चक्की के बाहर निकलकर आया तो देखा कि जिन लोगों से बचने की वो कोशिश कर रहा था, वही लोग वहां पर आ पहुंचे थे। उसके कर्जदार में से 2-3 लोग वहां आकर उससे अपना कर्ज मांगने के लिए चिल्ला रहे थे। वो लोग चाहते थे कि गोपाल को पकड़कर नगर के कोतवाल के सामने पेश किया जाए। उन लोगों का शोर सुनकर आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए और लोगों की भीड़ जमा हो गई। गोपाल कहने लगा, भाइयों, मैं आप लोगों का कर्ज वास करने के लिए ही ऐसी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर कहने लगा, अच्छा, अब तुम हम लोगों से बहस भी करने लगे हो। तुमने तो कर्ज लेकर अपनी दुकान भी बंद कर दी और यहाँ इतनी दूर आकर छुप गए। क्या तुम समझते हो कि हमारे चंगुल से भाग जाओगे? हम तुम्हें 1 सप्ताह का वक्त देते हैं। यदि इस समय में तुमने हमारा कर्ज अदा नहीं किया तो जो कुछ भी होगा
उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये कह वो लोग वापस लौट गए सब कुछ सुनने के बाद। गोपाल की हालत अब ऐसी हो गई थी कि उसका दिल बैठा जा रहा था। चक्की के सामने लगी हुई भीड़ अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक आदमी अभी भी वहां पर खड़ा था। वो गोपाल के पास आया और उसे हौसला देते हुए कहने लगा, भाई तुम चिंता मत करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या मैं जान सकता हूं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? गोपाल ने उस भले आदमी को अपनी सारी कहानी कि किस तरह से उसकी दुकान पर कुछ लोग कपड़ा खरीदने के लिए आए जो खुद को राजा के दरबारी कहते थे। गोपाल ने बताया कि कैसे वह अपने कपड़े की कीमत वसूल करने के लिए राजमहल के चक्कर लगाता रहा और कैसे शहर के कोतवाल ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। अब वो इस चक्की पर काम कर रहा था। वो आदमी गोपाल को हौसला देते हुए कहने लगा, चिंता मत करो भाई, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। गोपाल फिर से हौसला करके उठा और वापस अपने काम में लग गया, लेकिन उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब गोपाल अपने घर पर आया तो उसकी आंखों से नींद गायब थी। सारी रात वो करवटें बदलता रहा और ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। इसी तरह से 2-3 दिन और गुजरे। कर्जदार के द्वारा दी गई मोहलत में अब 4 ही दिन बचे थे। अगले दिन जब गोपाल चक्की पर जाने के लिए उठा तो सुबह सुबह ही उसके घर पर एक आदमी आ पहुंचा। पहनावे से वो बहुत ही अमीर आदमी मालूम पड़ता था। उसने गोपाल से कहा, भाई मैं राजमहल से आया हूँ, मैं महाराज का दूत हूँ। महाराज ने मुझे खास तौर पर तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। बाहर रथ तैयार खड़ा है, इसी समय तुम्हें मेरे साथ राजमहल में चलना होगा। ये सुनकर गोपाल पहले तो कुछ घबरा गया, लेकिन मरता क्या ना करता कि सिद्धांत को अपनाते हुए वो रथ पर बैठकर उस आदमी के साथ राजमहल की ओर चल दिया। वो आदमी गोपाल को सीधा महाराज के पास ले आया। गोपाल जो मन ही मन बहुत घबरा रहा था, सिर को झुकाए हुए महाराज के सामने खड़ा हो गया। उसे इस बात का अंदेशा था कि अवश्य ही उसके कर जदार ने महाराज के पास शिकायत कर दी होगी और अब महाराज के द्वारा उसे कोई सजा दी जाएगी। महाराज ने गोपाल की तरफ देखा और कहने लगे, गोपाल मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और मैं तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ करूंगा। ये सुनकर गोपाल ने जब नजरें उठाई और महाराज की तरफ देखने लगा तो कुछ पल के लिए वो राजा के चेहरे को देखता ही रह गया। उसे ऐसा जान पड़ता था जैसे उसने महाराज को पहले भी कहीं देखा है। हैरान परेशान गोपाल एकटक महाराज के चेहरे की तरफ देखने लगा, लेकिन काफी देर तक अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद भी वो ये नहीं जांच कि उसने महाराज को पहले कहां देखा है। गोपाल के चेहरे पर परेशानी को देखते हुए महाराज कहने लगे, गोपाल मैं समझ गया हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे तो चलो मैं ही तुम्हें सच्चाई बता देता हूं। 3 दिन पहले जब तुम्हारी चक्की के बाहर तुम्हारे कर्जदार तुम्हें धमका रहे थे, तब मैं भी वहीं पर मौजूद था और उनके जाने के बाद जो आदमी तुम्हारे पास आकर तुम्हें हौसला देने लगा था, मैं वही हूं। असल बात यह है कि उस दिन मैं भेष बदलकर अपने राज्य की प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकला था, क्योंकि मुझे काफी समय से ये शिकायतें मिल रही थी कि हमारे राजमहल के कुछ राज दरबारी और कर्मचारी अपनी हैसियत और रुतबे का गलत इस्तेमाल करके राज्य की प्रजा और व्यापारियों को सता रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, यही जानने के लिए मैं भेष बदलकर नगर के बाजार में घूम रहा था। जब मैं तुम्हारी चक्की के सामने से गुजरा और तुमसे बात की तो मुझे सच्चाई का पता लगा। इसके बाद मैं महल में आकर अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री अमर सेन से मिला और उसे तुम्हारे बारे में सारी जांच करने को कहा। इससे ये पता चला कि तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सच्चे थे। फिर अमर सेन ही तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर पर गए थे। साथ ही हमने उन भ्रष्ट और बेईमान राज दरबारियों और कर्मचा का भी पता लगा लिया है जो हमारी प्रजा को सता रहे थे। नगर के उस कोतवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो इनके साथ मिलकर प्रजा के साथ अन्याय कर रहा था। राजमहल के उन पहरेदार को भी हटा दिया गया है जो इनके साथ मिले हुए थे। हम तुमसे बहुत खुश हैं कि तुमने हमारे महल के भ्रष्ट दरबारी और कर्मचारियों का पता लगाने में हमारी सहायता की। इसके बदले में हम तुम्हें इनाम के तौर पर अशरफिया की एक थैली देते हैं, जिससे तुम अपना कर्जा भी अदा कर सकोगे
और एक बार फिर से अपना व्यापार शुरू कर सकोगे। सारी बातें जानकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने ईश्वर का धन्यवाद किया और फिर महाराज का धन्यवाद करते हुए अशरफियां की थैली लेकर अपने घर वापस लौट आया। उसने अपने सभी कर्जदार को कर्ज वापस किया और बाकी बची हुई रकम से एक बार फिर से अपने कपड़ों का व्यापार शुरू किया। उधर नगर के महाराज को भी अब ये बात समझ में आ चुकी थी कि उन्हें आंखें बंद करके अपने राज दरबारियों और कर्मचारियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि समय समय पर जनता के दुख सुख जानने के लिए स्वयं भी जाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइबर से हमारा हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।